तो कैसे हैं आप सब। एक और चैप्टर कर रहे हैं प्लांट फिजियोलॉजी, सेल रेस्पिरेशन। तो ये जो चैप्टर है आपकी एनसीईआरटी में देखिए अभी चैप्टर नंबर 14। ये सेल रेस्पिरेशन या रेस्पिरेशन इन प्लांट्स करके एक चैप्टर है, इसको हम डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो रेस्पिरेशन इन प्लांट चैप्टर का नाम है, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि सेल के अंदर जो रेस्पिरेशन हो रहा है उसको डिस्कस किया गया है यहाँ पर। मतलब ये है कि किसी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट से आप एनर्जी लेकर के ऑक्सीडाइज करके इसको और एटीपी बना रहे हैं जो कि यूजेबल एनर्जी है। ये जो मेटाबॉलिक स्टेप्स सेल के अंदर हो रहे हैं इसे सेल रेस्पिरेशन कहते हैं। सो इट इज़ नॉट ओनली इन प्लांट्स, एवरी लिविंग सेल विल बी हैविंग दिस टाइप ऑफ थिंग, प्रैक्टिकली एवरी लिविंग सेल। सो ये जो चीज़ हम कर रहे हैं ये केवल प्लांट्स के लिए नहीं है। ये ठीक है कि प्लांट फिजियोलॉजी में ये चैप्टर पढ़ा हुआ है, लेकिन आप ये समझ सकते हैं कि हर एक लिविंग सेल के अंदर इस तरह की चीज़ हो रही होगी। तो पहली चीज़ तो हमें ये समझ में आ गया कि चैप्टर है किस चीज़ पर। और जैसा मैंने आपसे पहले भी कहा था कि प्लांट फिजियोलॉजी, I do not know why traditionally has not been well represented in a NEET entrance exam, पहले जो AIPMT होता था। लेकिन 2019 में एक अच्छा सा ट्रेंड ये दिखाई दिया कि प्लांट फिजियोलॉजी से कुछ क्वेश्चंस आए। तो यहाँ पर नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में अगर आप मेरे से पूछते, अगर 2019 का पेपर मेरे सामने नहीं होता तो मैं आपसे कहता कि एक ही क्वेश्चन आएगा, लेकिन अब हो सकता है एक या दो क्वेश्चन। सो व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग अप्रॉक्सीमेटली ओनली, ये तो पक्के तौर पर एक तो तय ही है, लेकिन जब अब हम ये कह रहे हैं कि दो क्वेश्चंस भी यहाँ से आ सकते हैं। तो देखिए ये चैप्टर बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बहुत ट्रेडिशनल तरह का चैप्टर है। प्लांट फिजियोलॉजी में फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन ये वो चैप्टर है जो ट्रेडिशनली पढ़ाए भी अच्छे जाते हैं, बच्चे का इंटरेस्ट भी ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा वो पढ़ा भी इन्हीं को होता है और सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल वो इन्हीं चीज़ों में होता है। प्लांट वाटर रिलेशन हो गया, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो गया, वो बच्चे के कंफर्ट जोन नहीं होता। सो आई कैन सी द स्माइल ऑन योर फेस एंड माइंड एज वेल। आप जानते हैं कि आपको ज़्यादातर क्वेश्चंस आपको पता है कि इसमें से किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। बहुत बढ़िया तरीका ये है कि आप मास्टर क्लास उठाइए और उसमें जो अंडरस्टैंडिंग एनसीईआरटी है उसके सारे क्वेश्चंस कीजिए और पास्ट ईयर के कीजिए। देखिए ये दो काम अगर आप कर देंगे तो आई कैन एश्योर यू, यू आर एब्सोल्युटली रेडी फॉर फेसिंग द नीट एंट्रेंस एग्जाम। टाइम परमिटिंग एंड कॉन्फिडेंस अगर आपके अंदर आ गया है इन दोनों को करने के बाद में, तो यहाँ से आप मास्टरिंग एनसीईआरटी जरूर कीजिएगा, क्योंकि कुछ नुआंसेस जो हैं जो आपको बहुत अच्छे लगेंगे, जो इसमें क्योंकि कंसेप्ट्स बहुत स्ट्रांग है, वो जो चीज़ है फिर आपको मास्टरिंग एनसीईआरटी से समझ में आएगी और फिर वो कंप्लीट पिक्चर आपके सामने आ जाएगी। आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। मैंने बहुत मेहनत करके इसमें जितने भी कंसेप्ट्स के नुआंसेस हैं वो सारे ऑडियोज़ में बहुत एक्सप्लेन किए हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करूंगा कि अगर कोई क्वेश्चन बहुत आसान भी आपको लग रहा है, जल्दी से भी आपने कर लिया है और आप अगले क्वेश्चन पर जाने से पहले उसका भी एक बार ऑडियो सुन लीजिए, क्योंकि हो सकता है उस कंसेप्ट को मैंने थोड़ा सा एक्सटेंड किया हो। तो मैंने आपको एक जनरल आइडिया दे दिया इस चैप्टर के बारे में। हमेशा की तरह ये मेरे पास एनसीईआरटी है और हम ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ से क्या चैप्टर आ सकता है। तो मैं आपका ध्यान एक बार एनसीईआरटी की तरफ ले जा रहा हूं। तो देखिए यहां पर जब बात हो रही है कि वो कौन से रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स हैं, तो जब हमने ये कहा कि आप रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट से एटीपी बना सकते हैं, तो इंट्रोडक्शन में आपकी एनसीईआरटी एक तो एटीपी के बारे में बात कर रही है और उन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स की बात कर रही है जिनसे आप एटीपी बना सकते हैं। तो ये तो तय है कि सबसे बढ़िया सबस्ट्रेट ग्लूकोज है, इससे आप क्या बना सकते हैं, एटीपी। लेकिन बाद में हम इसको और देखेंगे डिटेल में। आप फैट्स में फैटी एसिड से, ग्लिसरॉल से भी कुछ कर सकते हैं, इससे भी एटीपी बना सकते हैं और प्रोटीन से भी आप एनर्जी ले सकते हैं। लेकिन ये याद रखिएगा कि प्रोटीन या इसके किसी मेटाबोलाइट को, से फॉर एग्जांपल अमीनो एसिड को, और फैट डायरेक्टली नहीं, फैटी एसिड या ग्लिसरॉल को इस पाथवे में ही घुसना पड़ेगा जिस पाथवे से आप ग्लूकोज से एटीपी बनाते हैं। ये बहुत क्रिटिकल कंसेप्ट है। तो देखिए कोई सेपरेट तरीका नहीं है यहाँ से एटीपी बनाने का, ना कोई सेपरेट तरीका है यहाँ से एटीपी बनाने का। हम ये कह रहे हैं कि हाँ आप इनसे भी एनर्जी ले सकते हैं, इनसे भी एनर्जी ले सकते हैं, लेकिन इनको या इनके किसी प्रोडक्ट को किस में घुसना पड़ेगा, इस पाथवे में घुसना पड़ेगा जो पाथवे डेस्टिन्ड है ग्लूकोज को यूज करके एटीपी बनाने में।
तो यहाँ के कोई इंटरमीडिएट हम इनसे बना सकते हैं। इस कंसेप्ट पर मैं लास्ट में फिर आऊँगा। पहली बात तो ये समझ में आ गई। दूसरी चीज़ ये समझिए कि ये जो एटीपी मॉलिक्यूल है इसको हमने बायोमॉलिक्यूल्स में काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। मैं एक बार आपको याद दिला देता हूँ कि एटीपी को आप एनर्जी करेंसी कहते हैं। सो देखिए, एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है और एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट आरएनए न्यूक्लियोटाइड जैसा है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। और फॉस्फेट के बीच में हाई एनर्जी बॉन्ड होता है इसमें। तो कहने का मतलब है अगर आप इस बॉन्ड को तोड़ेंगे तो आपको काफ़ी एनर्जी मिलेगी। पहली बात तो ये समझिए आप। दूसरी चीज़ ये एक ध्यान दीजिएगा कि जब आपने इसको तोड़ा तो आपने ये एडीपी मॉलिक्यूल बना दिया, कुछ एनर्जी रिलीज हो गई और इस एनर्जी को आपने फिजियोलॉजिकल एक्शन में यूज़ किया। फिजियोलॉजिकल एक्शन में यूज़ किया, इसका मतलब हम यहाँ पर एक शब्द इस्तेमाल करते हैं कि एटीपी की जो एनर्जी रिलीजिंग जो स्टेप है दैट कैन बी कपल्ड टू द फिजियोलॉजिकल फंक्शन। यहाँ पे क्वेश्चन ये आ सकता है कि ग्लूकोज में ज़्यादा एनर्जी है एटीपी से, क्योंकि आप एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से कई क्या बना सकते हैं, एटीपी बना सकते हैं। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है। देखिए बड़े ध्यान से देखेंगे तो 686,000 आप जानते हैं कैलोरीज की बात मैं कर रहा हूँ। ग्लूकोज के मतलब ग्लूकोज के अंदर जो एनर्जी कंटेंट है 12,000 हम ये लेते हैं एटीपी में। हालांकि जब हम कैलकुलेट करेंगे 7,300 से करेंगे, उसकी भी वजह मैं आपको बताऊंगा। तो अगर आप ये देखेंगे तो करीब 57 एटीपी बना सकते हैं। एक ये क्वेश्चन भी नीट एंट्रेंस एग्जाम में आया हुआ है। तो अगर एक ग्लूकोज से आप इतना बना सकते हैं तो वो ये पूछ रहे हैं आपसे कि मुझे ये बताइए कि फिर आप ग्लूकोज को एनर्जी करेंसी क्यों नहीं कह रहे हैं। तो वो एनर्जी करेंसी इसलिए नहीं कह रहे हैं कि ग्लूकोज की एनर्जी आप डायरेक्टली फिजियोलॉजिकल फंक्शन में यूज़ नहीं कर सकते। और एटीपी से के साथ बढ़िया बात यह है कि आपने एटीपी से बॉन्ड तोड़ा, एडीपी बनाया और जब जरूरत पड़ी और जब आपके पास एनर्जी आ गई इसके ऑक्सीडेशन से तो दोबारा रीजनरेट कर लिया एटीपी। सो इट कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन एंड दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ करेंसी। करेंसी एक इस तरह का नोट होता है जो आप मान लीजिए सब्जी वाले को देते हैं, वो किसी और को देता है, वो किसी और को देता है, वो उसको बार बार क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये कपल्ड हो सकता है किसके साथ में, फिजियोलॉजिकल फंक्शंस के साथ में। तो अगर आप देखें बड़े ध्यान से तो अगर आप इधर इस पेज पे जाएंगे तो यहाँ पे रेस्पिरेशन के बारे में लिखा हुआ है। क्या चीज़ है ये, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स हैं और एटीपी की एनर्जी। अब देखिए एटीपी बनाने का तरीका क्या है। सो आप लिविंग सेल्स किस तरह से एटीपी बना सकते हैं। तो देखिए एटीपी बनाने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, बड़े ध्यान से सुनिएगा। इस छोटे से कंसेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए। इस चैप्टर में कुछ टर्मिनोलॉजी बहुत आसान हो जाएगी। वो ये है कि आपने से फॉर एग्जांपल ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज किया, तो आपने ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज किया। इस ऑक्सीडेशन को बहुत सिंपल टर्म्स में ये समझिए कि आपने इसके इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव किया। इस चीज़ को आपने क्या कहा कि आप इसको क्या कर रहे हैं, ऑक्सीडाइज कर रहे हैं। इन इलेक्ट्रॉन्स में काफ़ी एनर्जी है, खास तौर पे ग्लूकोज में जो CH बॉन्ड्स हैं इनके इलेक्ट्रॉन्स में एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है। ये मेन ऑक्सीडाइजेबल मटेरियल है। यही वो वजह है कि फैटी एसिड को अगर आप देखें, सैचुरेटेड फैटी एसिड को, तो उसमें बहुत ज़्यादा CH बॉन्ड होते हैं, इसीलिए उसकी जो आपने कैलोरीफिक वैल्यू देखी है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। सो अब हम ये कह रहे हैं कि आपने इनको कन्वर्ट किया C डबल बॉन्ड O, आप जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। और क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से काफ़ी ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन काफ़ी इसके पास चला जाता है और इस वजह से उसमें एनर्जी कम होती है। तो यहाँ एनर्जी ज़्यादा थी, यहाँ एनर्जी कम थी। और इस ट्रांसफ़र में हमने ये कहा कि कुछ एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। और उस एनर्जी की मदद से आप एडीपी में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जोड़ते हैं और क्या बना लेते हैं, एटीपी। तो आपको ये एक बेसिक आइडिया लग गया। इसीलिए इस तरह के एटीपी बनाने को ऑक्सीडेटिव, ध्यान दीजिए, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। सो देखिए ये शब्द आपको अब समझ में आया कि ये है क्या। दूसरा काम आप ये कर सकते हैं कि मान लीजिए किसी एक और कंपाउंड में एक हाई एनर्जी फॉस्फेट है और अब आप उसको एडीपी को ट्रांसफर कर सकते हैं और फिर क्या रीजनरेट कर सकते हैं, एटीपी। ये बनाना इसलिए जरूरी है क्योंकि यही वो
मॉलिक्यूल है जो कपल्ड रिएक्शन में जाएगा, तो इसको आप सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन कहेंगे। सो हमने क्या कहा, ये क्या हो गया, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन हो गया, और उसको हमने क्या कहा, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन हो गया। ये दो तरीके हैं एटीपी बनाने के, ये माइनर है, ये मेजर तरीका है। ऑलमोस्ट ऑल एटीपी इन एरोबिक ऑर्गेनिजम्स जिनमें एरोबिक रेस्पिरेशन होता है उनमें ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से बनता है। बहुत कम किससे बनेंगे, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से। सो मुझे उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई है यहां पर। अब जब आप आगे ये वाला पैराग्राफ पढ़ेंगे तो ये देखिए कि प्लांट सेल को रेस्पायर करना पड़ता है कि नहीं, क्योंकि यहां पर आपको जो क्वेश्चन तैयार करना है वो रेस्पिरेशन वर्सेस फोटोसिंथेसिस। सो ये एक क्वेश्चन आपने तैयार करना है। मैं क्वेश्चन का फ्रेमवर्क आपको बता देता हूं। वो आपसे पूछेंगे दिन में कौन सा प्रोसेस हो रहा है, रात में कौन सा प्रोसेस हो रहा है, और ऑक्सीजन की कमी हो पाती है क्या प्लांट में किसी भी कंडीशन में अगर वो फोटोसिंथेसिस कर रहा है। तो ये जो 2-3 क्वेश्चन मैंने मास्टर क्लास में इसको डाले हैं, ये क्वेश्चन आपसे वो कंपेयर कराएंगे। दिस इज व्हाट इज बीइंग गिवन इन दिस पर्टिकुलर पैराग्राफ, डू प्लांट्स ब्रीथ। तो मुझे उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई। अब एक चीज देखिए, अगला कंसेप्ट आपकी एनसीईआरटी में ये है कि आप एक टेस्ट ट्यूब में ग्लूकोज को लीजिए और उसको बर्न कीजिए तो बहुत सारी एनर्जी एक साथ रिलीज हो जाएगी। तो क्या ऐसा ही आपकी बॉडी में होता है? सो आंसर है नहीं। आप जानते हैं जिस क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं वो आपसे ये पूछेंगे कि इतने सारे स्टेप में आप ग्लूकोज को ब्रेक डाउन क्यों करते हैं, आपने एक ही सिंगल स्टेप में ग्लूकोज को ब्रेक डाउन क्यों नहीं कर दिया। तो आप सब आंसर जानते हैं। आप जानते हैं कि हम इसको ट्रैप करना चाहते हैं। अगर एक ही स्टेप में आपने ग्लूकोज को ब्रेक डाउन कर दिया तो प्रॉब्लम ये होगी कि जो भी एनर्जी रिलीज हो रही है वर्चुअली सारी की सारी इट विल बी लॉस्ट एज हीट। किसकी तरह लॉस हो जाएगी, हीट की तरह। आप उसे कैप्चर नहीं कर पाएंगे फॉस्फोराइलेशन के लिए और क्या नहीं बना पाएंगे, एटीपी। तो ये एनर्जी एक्चुअली वेस्ट हो जाएगी। सो इसीलिए हम धीरे 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 करके क्या करते हैं, ग्लूकोज को तोड़ते हैं, स्टेप वाइज तोड़ते हैं ताकि कुछ एनर्जी क्या हो सके, ट्रैप हो सके और हम उससे क्या बना सके, एटीपी, और उससे फिजियोलॉजिकल फंक्शन कर सके। देखिए यहां पर मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं कुछ, इसके बावजूद आप सारी नहीं कर पाएंगे, इसके बावजूद आप ज्यादातर को नहीं कर पाएंगे, कुछ छोटा ही अमाउंट आप कर पाएंगे। बाद में हम देखेंगे एफिशिएंसी पे एक क्वेश्चन आएगा, लेकिन स्टिल ये जो आपकी जो मोटरसाइकिल्स होती हैं, जो कार्स होती हैं, उनमें जो एफिशिएंसी है उससे ज्यादा एफिशिएंसी आपकी बॉडी में है इस एनर्जी को यूजेबल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए। ये जो एनर्जी लिबरेट होती है हीट की तरह। तो मुझे उम्मीद है एक बात आपको यहां पर भी समझ में आ गई कि ये किस तरह से एक, देखिए ये क्वेश्चन है, द की इज टू ऑक्सीडाइज ग्लूकोज नॉट इन वन स्टेप बट इन सेवरल small steps, enabling some steps to be just large enough so that the energy released can be coupled to ATP synthesis. And then it is saying कि how this is done is actually the story of respiration. मुझे उम्मीद है ये बात समझ में आ गई। अब देखिए इसके बाद में जब वो ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म की बात कर रहे हैं तो जो पहला स्टेप है वो ग्लाइकोलिसिस है। तो यहां पर जो क्वेश्चन बनता है वो ग्लाइकोलिसिस, देखिए बड़े ध्यान से समझिएगा कि एक छोटा सा पहली चीज एक बार कर लेते हैं। आप सब जानते हैं ग्लाइकोलिसिस के बारे में, आप जानते हैं 10 रिएक्शंस का एक मेटाबॉलिक पाथवे है और आखिर में जो इसका एंड प्रोडक्ट है वो 3 कार्बन का एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जिसे आप पायरुवेट कहते हैं। सो देखिए मैं पायरुवेट शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं और ज़्यादातर आप देखेंगे कई किताबों में कई बारी पायरुविक एसिड होता है, तो मैं आयन फॉर्म की बात कर रहा हूं, विच इज़ एक्चुअली अ बेटर वे टू पुट इट रादर देन सेइंग पायरुविक एसिड। सो आप ये जानते हैं कि ग्लाइकोलिसिस में जो ग्लूकोज है जिसमें 6 कार्बन है, ये 6 कार्बन का है, इसके बाद दो 3 कार्बन के पायरुवेट बनेंगे। सो हमने ये कहा पायरुवेट 2-3 कार्बन के बनेंगे। तो बड़े ध्यान से देखिए, बीच में आप ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करेंगे, बीच में आप ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करेंगे। दिस विल बी कॉमन टू ऑल रेस्पिरेटरी मेटाबॉलिक पाथवेज। ये ग्लाइकोलिसिस हर एक में होगा। तो देखिए चाहे वो एरोबिक रेस्पिरेशन है, चाहे वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन है, चाहे वो फर्मेंटेशन है। सो यहां पर मैं इन दोनों को भी थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर रहा हूं।
तो देखिए हो सकता है कि जब आप पढ़ रहे हो तो एरोबिक और एनारोबिक और फर्मेंटेशन एक ही बात कर रहे हैं। मैं अगर बिल्कुल नुआंस में जा रहा हूं तो ये जो क्लासिफिकेशन है एरोबिक, एनारोबिक और फर्मेंटेशन, ये इस पायरुवेट के फेट पे डिपेंड करती है कि पायरुवेट का क्या हुआ। अगर आपने पायरुवेट से क्या निकाले, इलेक्ट्रॉन्स निकाले, अगर आपने पायरुवेट से इलेक्ट्रॉन्स निकाले तो वो जो इलेक्ट्रॉन है किसी ना किसी को, देखिए बड़े ध्यान से, आप पायरुवेट से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं और इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करेंगे। मैंने अभी आपको बताया था जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पर तो कुछ एनर्जी रिलीज होती है और उसकी मदद से आप जो है एटीपी सिंथेसाइज करते हैं। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जब आप पायरुवेट को क्या करेंगे, ऑक्सीडाइज करेंगे, तो इसके इलेक्ट्रॉन्स किसी ना किसी टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को देंगे। तो एक यूजफुल डिफरेंशिएशन क्या हो सकता है कि अगर ये टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कोई इनऑर्गेनिक चीज है और वो इनऑर्गेनिक चीज आखिर में ऑक्सीजन है, आप देखिए ऑक्सीजन बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ जाएगा, ऑक्सीजन की तरफ जाएगा, तो ये डाउनहिल ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तो एक ये कंसेप्ट भी समझिएगा, अगर वो ऑक्सीजन है तो उसे एरोबिक कहेंगे, और अगर ये कोई चीज इनऑर्गेनिक है लेकिन ऑक्सीजन नहीं है, इट इज नॉट ऑक्सीजन, तब ये आप क्या कहेंगे, एनएरोबिक कहेंगे। और अगर ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है तब आप इसे फर्मेंटेशन कहेंगे। लेकिन इन तीनों में कॉमन क्या होगा, ग्लाइकोलिसिस होगा। सो एग्जांपल देखिए, दो चीजें, एक और चीज मैं आपको बता देता हूं। शुरू में ही आप जानते हैं कि जो नेट गेन है एटीपी का ग्लाइकोलिसिस से, वो केवल 2 एटीपी है, only 2 ATP. So very small fraction of ATP net are directly produced by glycolysis. So they will ask you कि why this pathway? ये pathway हो क्यों रहा है? हम पायरुवेट कई तरीके से बना सकते हैं, जरूरी नहीं है कि इसी तरीके से आपको पायरुवेट बनाना हो। आप ग्लिसरॉल से पायरुवेट बना सकते हैं, आप बहुत सारे अमीनो एसिड से क्या बना सकते हैं, पायरुवेट बना सकते हैं। तो वो और एक और चीज आप देख लीजिए बड़े ध्यान से, अभी मैं थोड़ी देर में और ग्लाइकोलिसिस की जब बात करूंगा तो यहां पर एक कंपाउंड बनेगा G3P, सो ग्लिसरैल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। और अगर आप याद करें केल्विन साइकिल, तो केल्विन साइकिल का एंड प्रोडक्ट ये G3P है। तो अगर आप रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस को क्लब करने की कोशिश करें तो केल्विन साइकिल एक बार इमेजिन कीजिए, इधर से G3P निकला और यहां पर जो सेकंड हाफ है ग्लाइकोलिसिस का वो G3P से शुरू होता है। सो ये भी बात याद रखिएगा। तो अब हम ये कह रहे हैं कि ग्लाइकोलिसिस होता क्यों है, तो देखिए इसका आंसर कुछ एक क्रूड एनालॉजी में इस तरह से एक और क्वेश्चन आपसे पूछ सकता हूं कि आपकी बॉडी में वेस्टिजियल ऑर्गन्स हैं क्यों। सो आप कहेंगे कि ये हमारे एंसेस्टर में थे, इवोल्यूशनरी रेलिक है। सो इट्स एन एंशिएंट पाथवे, इवोल्यूशनरी रेलिक है, ये इसी तरह से चलता आ रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में हमने ये कहा था कि आप डीएनए से इंट्रॉन्स क्यों नहीं हटा देते, तो आपने कहा था कि लाइफ का जो पहला मटेरियल था वो आरएनए था और मेटाबॉलिक मशीनरी आरएनए के आसपास बनी है। सो मुझे उम्मीद है आप ये समझ पा रहे होंगे इस क्वेश्चन को कि ग्लाइकोलिसिस करीब करीब हर सेल में क्यों होता है, चाहे वो एरोबिक रेस्पिरेशन हो, एनारोबिक रेस्पिरेशन हो, फर्मेंटेशन हो, जो मर्जी हो, लेकिन क्या जरूर हो रहा होगा, ग्लाइकोलिसिस जरूर हो रहा होगा। तो वो इस पर आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मुझे उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए इसके बाद में एक बड़ा ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन ये है कि वो आपसे स्टेप्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस पे क्वेश्चन पूछेंगे। तो आप जानते हैं कि आपको सारे स्टेप अच्छे से आने चाहिए। देखिए ध्यान से, मैं यहां पर लिखने की कोशिश करता हूं सारे के सारे स्टेप, और फिर उनमें से मैं 2-3 क्वेश्चंस आपको पॉइंट आउट करूंगा जो बहुत कॉमनली पूछे जाते हैं। तो आप जानते हैं, अगर मैं ग्लूकोज से शुरू करूं तो आप जानते हैं पहले ग्लूकोज 6-फॉस्फेट बना, फिर आप जानते हैं आइसोमराइज हुआ, ये बना फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट। यहां पर हमारी एनसीईआरटी ये कह रही है कि प्लांट में अगर सुक्रोज है तो कोई एंजाइम इस सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट करेगा। आप जानते हैं डाइसैकराइड है, इसको हाइड्रोलाइज करते हैं तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट होता है। मुझे उम्मीद है आपको ये एंजाइम नाम याद है, इसे आप इन्वर्टेस कहते हैं। ये सब बड़े ट्रेडिशनल क्वेश्चंस हैं। ग्लूकोज यहां से घुसेगा और फ्रक्टोज यहां से घुसेगा ऑब्वियसली, और ग्लूकोज यहां से घुसेगा। तो आप इसमें क्या कह रहे हैं कि आप ग्लूकोज को प्राइम कर रहे हैं, क्लीवेज के लिए पहले 3 स्टेप में। तो अब आपने ये बना दिया फ्रक्टोज 1,6-बाइफॉस्फेट। तो आप जानते हैं यहां पर और यहां पर
यहां पर और यहां पर दोनों में आपने एटीपी यूज किया है, आपने एटीपी यूज किया है। और एक बात याद रखिएगा, बहुत ध्यान से मेरी बात को समझ लीजिए कि आप ग्लूकोज को क्या कर रहे हैं, प्राइम कर रहे हैं तोड़ने के लिए, क्योंकि इस स्टेप के बाद में क्लीवेज होता है और क्लीवेज से आप इसको चौथे स्टेप में एक डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और एक ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में तोड़ते हैं और उसके बाद में आइसोमराइजेशन होता है और ये जो DHAP है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, G3P में। तो अगले जो 5 स्टेप चलेंगे ग्लाइकोलिसिस के वो हम एक बारी में देखेंगे, लेकिन आप ये जानते हैं कि DHAP किस में कन्वर्ट हो जाता है, G3P में, तो ये 2 हो जाएंगे। तो मैंने जैसा आपको क्वेश्चन बताया, आपको एंजाइम का नाम याद होना चाहिए। एक एंजाइम का नाम आपको याद होना चाहिए हेक्सोकाइनेस, एक एंजाइम का नाम याद होना चाहिए आपको फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेस। वो कौन से स्टेप है जिसमें एटीपी इस्तेमाल हो रहा है? इस पर्टिकुलर पहले हाफ ऑफ ग्लाइकोलिसिस में जिसमें हमने 5 स्टेप देखे, इसमें इन्वेस्टमेंट हो रही है, एटीपी बना नहीं है, एटीपी एक्चुअली यूज हुआ है। ये एंजाइम ऑब्वियसली, ये एंजाइम हम जानते हैं बहुत अच्छी तरह से, ये आइसोमरेस होगा और ये एंजाइम फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेस, ये एंजाइम हेक्सोकाइनेस होगा। अगर आप समझ पाएं तो ह्यूमन फिजियोलॉजी में जाके देखिए कि ग्लूकोकाइनेस और हेक्सोकाइनेस में क्या अंतर है, एक ये भी क्वेश्चन हो सकता है। मैंने आपको ये याद दिलाया था कि आपको ये याद रखना है कि ये जो G3P है, ये केल्विन साइकिल का एंड प्रोडक्ट है, ये केल्विन साइकिल का एंड प्रोडक्ट है। हालांकि आप इस G3P से उल्टा चल के ग्लूकोज डायरेक्टली इस बैकवर्ड पाथवे से नहीं बना सकते। ऐसा क्यों? एक और क्वेश्चन ये तैयार कीजिएगा कि ऐसा क्यों है कि हम G3P से वापस बैक जाकर के इस तरह से क्यों नहीं बना सकते? कौन सा वो स्टेप है जहां पर जो गिब्स फ्री एनर्जी चेंज है वो इतनी ज्यादा है कि ये फिजिकल सिस्टम में, लिविंग सिस्टम में इट इज नॉट पॉसिबल कि वो स्टेप असेंशियली रिवर्सिबल हो सके, इसलिए वो असेंशियली नॉन रिवर्सिबल है। थ्योरेटिकली क्या है, रिवर्सिबल है, लेकिन असेंशियली क्या है, नॉन रिवर्सिबल है। एक स्टेप ऐसा है जिसमें गिब्स फ्री एनर्जी चेंज जरूरत से ज्यादा है और ये आप लिविंग सिस्टम में अचीव नहीं कर पाएंगे। तो मुझे उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। सारे एंजाइम्स हमें याद रखने हैं और ये हमें एक तरह से मेटाबॉलिक सीक्वेंस याद रखनी है। ये पहला हाफ है ग्लाइकोलिसिस का जिसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हैं और इसकी वजह से एक्चुअली अब आप देखिए 2 G3P मॉलिक्यूल वर्चुअली आपके पास बने हैं। तो अब आप G3P मॉलिक्यूल में जानते हैं कि आप G3P से 1,3 बाईफॉस्फोग्लिसरेट बनाते हैं, इससे आप 3 फॉस्फोग्लिसरेट बनाते हैं, 2 फॉस्फोग्लिसरेट बनाते हैं, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट बनाते हैं और उससे पायरुवेट बनाते हैं। तो ये स्टेप नंबर 6, ये स्टेप नंबर 7, ये 8, ये 9 और ये 10। तो एक तो ये आपको बात समझ में आ गई। अब वो आपसे ये पूछेंगे कि ये वो 2 स्टेप बताइए जिनमें एटीपी बन रहा है। तो देखिए बड़े ध्यान से, बहुत ध्यान से अगर आप इस स्टेप को देखें तो आप ये देखेंगे कि यहां पर एटीपी बन कहां रहा है। तो एक तो एटीपी ये बन रहा है जब 1,3 बाईफॉस्फोग्लिसरेट का कन्वर्ट हो रहा है 3 फॉस्फोग्लिसरेट में। सो दिस इज द स्टेप वेयर एटीपी इज फॉर्म्ड। अब ध्यान ये दीजिए कि एटीपी अगर यहां पर बन रहा है तो यहां पर हमने क्या कहा कि एडीपी में आपने इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जोड़ा और आपने क्या बना लिया, एटीपी। तो एक्चुअली ये 2 एटीपी मॉलिक्यूल बन गए क्योंकि हमारे पास 2 G3P मॉलिक्यूल्स हैं। तो इसका मतलब ऊपर का जो डेप्थ था वो आपने पे ऑफ कर दिया। तो यहां पर ध्यान रखिए, जो आपने ऊपर 2 क्या इस्तेमाल किए थे एटीपी, वो वापस कर दिए। और यहां पर देखिए एक एंजाइम है, देखिए यहां पर आप रिड्यूस करेंगे, जब आप इसे ऑक्सीडाइज करेंगे तो इसके इलेक्ट्रॉन देंगे, इसके इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकलेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन, अभी तो आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में नहीं डाल रहे, तो रास्ते में आपको बनानी पड़ेगी रिड्यूसिंग पावर। सो देखिए एक और कंसेप्ट समझ लीजिए कि जब भी आप इसको ऑक्सीडाइज कर रहे हैं ग्लूकोज को, तो आपको रास्ते में रिड्यूसिंग पावर बनानी पड़ेगी। अब इसका मतलब समझिए, रिड्यूसिंग पावर ये है कि इससे जो आपने हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसको दे रखे हैं और ये बाद में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पहुंच करके फिर इन इलेक्ट्रॉन्स को देगा और इस इलेक्ट्रॉन की मदद से किसी चीज को हम रिड्यूस करेंगे।
ये खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा। अभी तो इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए हैं इस चीज ने, तो ये इसके पास क्या है, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन। अगर इसके पास हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन है तो बाद में किसी चीज को इससे क्या कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है। तो मैं इस शब्द को क्या कह रहा हूं, रिड्यूसिंग पावर। और ये रिड्यूसिंग पावर कौन सी चीज बनेगी, वो इस चीज पर डिपेंड करती है कि इलेक्ट्रॉन्स में एनर्जी कितनी है। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन्स में काफी एनर्जी है, तो आप NAD+, इससे आप NADH बनाएंगे। ये वो रिड्यूसिंग पावर है जिसकी मैं बात कर रहा हूं। तो अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन्स में उतनी एनर्जी नहीं है कि वो NAD+ को रिड्यूस कर पाए, अगर वो NAD+ को रिड्यूस कर पाए तो आप देखेंगे क्रेब्स साइकिल में उस जगह पर, उस स्टेप पर आप FAD को रिड्यूस करके FADH2 रिड्यूसिंग पावर बनाएंगे। तो ये भी बात आपको समझ में आ गई कि वहां FADH2 बनता क्यों है। सो पहली बात तो मुझे ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि ये क्या हो रहा है। देखिए, तो हमने एक और देखिए, एक और लास्ट स्टेप में आप देखेंगे कि ये ATP और बना है, यहां पर और क्या बना है, ATP। तो ये जो ATP बना, आप देखेंगे बड़े ध्यान से, एक ATP आपने यहां बनाया इस स्टेप में, तो एक्चुअली ये 2 ATP बने, क्योंकि G3P 2 है हमारे पास। तो टोटल ATP 1 2 × 2 4 बने, 2 आपने इस्तेमाल किए और नेट ATP प्रोडक्ट आपके पास 2 आ गया। सो आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर, एब्सोल्युटली क्लियर। और देखिए आपने एक NADH बनाया है, एक NADH यहां और एक NADH दूसरे G3P से। एक NADH से आप जानते हैं कि 3 ATP बनते हैं, तो एक्चुअली यहां पर 2 NADH आपने बनाए हैं। ये एनर्जी कंसीडरेशन में आपको याद रखना है। इंसिडेंटली अब आप पढ़िए, जब आप सारे के सारे एंजाइम्स का नाम ध्यान रखेंगे तो आप ये देखिए कि जहां पर आप ऑक्सीजन को, जहां पर आप ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं, वहां पर आप H+ प्रोटॉन को भी रिमूव कर रहे होंगे और उस एंजाइम का नाम डिहाइड्रोजिनेस आपको दिखाई देगा। सो यहां पर G3P डिहाइड्रोजिनेस, आप क्रेब्स साइकिल में देखेंगे आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेस, अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेस, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस। रटिए नहीं इन चीजों को। आपको यह समझ में आ रहा है इस स्टेप में क्या हो रहा होगा। इस स्टेप में आपने इलेक्ट्रॉन निकाले होंगे, H+ को निकाला होगा, किसी चीज को क्या किया होगा, रिड्यूस किया होगा, रिड्यूसिंग पावर बनाई होगी। आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। एक चीज और देखिए बड़े ध्यान से कि जिस टाइम पर आप इसको इस तरह से कन्वर्ट करते चले जा रहे हैं, देखिए बड़े ध्यान से, जहां पर भी ATP वाला स्टेप आएगा तो आप देखिए उस एंजाइम का नाम काइनेस फैमिली को बिलोंग करता होगा। तो मैं आपको एक ब्रॉड एक पर्सपेक्टिव दे रहा हूं, सर याद रखने की चीजें कह रहा हूं। एग्जाम में अगर आप कंफ्यूज हो तो आप याद कीजिए हेक्सोकाइनेस, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेस, ये सब चीजें, पायरुवेट काइनेस, ये चीजें आप याद रखिए, फॉस्फोग्लिसरेट काइनेस। तो ये चारों एंजाइम्स क्या है, काइनेस है। तो 2 तरह के एंजाइम्स आपके ब्रॉडली दिमाग में आ गए, एक काइनेस और एक डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम। अब आपको दिमाग में ये याद रहा कि अगर एग्जाम में कंफ्यूजन भी हो गया तो चॉइस में हम शायद इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। सो क्वेश्चन क्या एक्सपेक्ट करते हैं, द सीक्वेंस ऑफ द ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस हो क्यों रहा है, फिर आपसे पूछेंगे कौन कौन सा एंजाइम कैटालाइज कर रहा है, फिर आपसे पूछेंगे ATP कहां कहां इस्तेमाल हो रहा है, ATP कहां कहां बन रहा है, किस स्टेज को हमने पे ऑफ स्टेज कहा। और आप देखिए ग्लूकोज में 6 कार्बन थे, पायरुवेट में 3 कार्बन है, 2 पायरुवेट बने हैं, तो 6 के 6 कार्बन अभी आपके इंटैक्ट हैं। इसीलिए रास्ते में कहीं भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस नहीं हुई है, कहीं भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस नहीं हुई है, कहीं भी ऑक्सीजन यूटिलाइज नहीं हुई है। चाहे ये एरोबिक रेस्पिरेशन में हो रहा हो, ग्लाइकोलिसिस में ना तो ऑक्सीजन इस्तेमाल हुई है, ना कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई है। इसीलिए मैं किसी भी एंजाइम का नाम यहां पर डी कार्बोक्सिलेस नहीं लूंगा। सो इस एंजाइम का नाम, किसी भी एंजाइम का नाम मैं क्या नहीं लूंगा, डी कार्बोक्सिलेस नहीं लूंगा। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेस पर और आएगा। ये वो स्टेप है जहां पर आप एरोबिक रेस्पिरेशन को रेगुलेट कर सकते हैं। ये एलोस्टेरिक एंजाइम है और इसका एलोस्टेरिक इनहिबिटर ATP खुद होगा। सो दैट मीन्स ये हमने एंजाइम में किया है एलोस्टेरिक इनहिबिशन। इस एंजाइम को नाम याद रखिएगा, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेस एंड रेगुलेशन ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। दिस वुड बी एन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। सो ये वो पाथवे है जो मैंने अभी आपको बताया, जो आपकी NCERT में अगर आप देखेंगे तो ये पर्टिकुलर, ये वाला जो पूरी की पूरे जो 10 स्टेप दिए हुए हैं, इसको हमने डिस्कस किया है। हमने कैन यू देन कैलकुलेट हाउ मेनी ATP मॉलिक्यूल्स आर डायरेक्टली सिंथेसाइज
जनरलाइज्ड, बड़े आसानी से आप कर सकते हैं। और फिर देखिए आपकी एनसीईआरटी क्या कह रही है, पायरुविक एसिड इज देन द की प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस। की प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस कौन है? पायरुविक एसिड। और फिर अगला क्वेश्चन देखिए कि व्हाट इज द मेटाबॉलिक फेट ऑफ पायरुवेट। मेटाबॉलिक फेट क्या है पायरुवेट का? और अगली बात ये कहती है कि ये डिपेंड करता है सेलुलर नीड पर। देखिए जिस चीज को मैं बात कर रहा था बड़े ध्यान से कि सेलुलर नीड पर, और वो 3 मेजर तरीके हैं जिससे पायरुविक एसिड जो है हैंडल हो सकता है। तो देखिए यहां पर लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन, इस तरह से बात करिए। जैसा मैंने आपसे कहा था कि मैं थोड़ा सा नुआंस एरोबिक, एनारोबिक और फर्मेंटेशन में कर रहा हूं। यहां पर आप एनारोबिक रेस्पिरेशन और फर्मेंटेशन को सिनोनिमस मान के चलिए। तो वो फर्मेंटेशन 2 तरह का हो सकता है, एक लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और एक एल्कोहल फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन पे जो क्वेश्चन आएंगे, मान लीजिए फर्मेंटेशन हो रहा है, तो यहां पर हम डायरेक्ट डिस्कस करते हैं। फर्मेंटेशन में आपको अभी देखा आपने 2 तरह के हो सकते हैं, एक अल्कोहल फर्मेंटेशन और एक लैक्टेट फर्मेंटेशन। आप जानते हैं जो ब्रूअर्स यीस्ट या बेकर्स यीस्ट है उसमें इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। सो पहले पायरुवेट से एसिटल्डिहाइड बनेगा, एसिटल्डिहाइड फिर रिड्यूस होकर के क्या बनेगा? इथेनॉल बनेगा। और वहां रिड्यूस करने के लिए बड़े ध्यान से देखिएगा इस चीज को। तो मैंने ये कहा कि आप पायरुवेट से आपने एसिटल्डिहाइड बनाया और देखिए इसमें 3 कार्बन थे। कैन यू सी द नंबर ऑफ कार्बन्स इज 2। सो आपको यह पता है कि यहां पर CO2 रिलीज होगी, यहां पर CO2 रिलीज होगी। ये डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम होना चाहिए, इसका नाम पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेज होगा। और अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम से आपने क्या बना देनी है? इथेनॉल बना देनी है। सो ये आपको बात समझ में आ गई कि यहां पर आप इसको रिड्यूस कर रहे हैं। तो देखिए क्या हो रहा है कि यहां पर जो NaDH था उसको आपने दोबारा से क्या कन्वर्ट कर दिया? NAD+ में कन्वर्ट किया और इसकी रिड्यूसिंग पावर इस्तेमाल करी है एसिटल्डिहाइड को इथेनॉल में रिड्यूस करने के लिए। तो मेरा क्वेश्चन एक बहुत इंपॉर्टेंट, और जैसे ही अगर आप लैक्टेट की बात करेंगे तो उसमें सीधा ही इलेक्ट्रॉन जो है वो यूज किया जाता है रिडक्शन के लिए। ऑर्गेनिक कंपाउंड लैक्टेट खुद बनता है, पायरुवेट से सीधा लैक्टेट बनता है। तो इसीलिए हमने कहा था कि अगर इलेक्ट्रॉन ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या कर रहा है? एक्सेप्ट कर रहा है, तो उसे आप फर्मेंटेशन कहेंगे। यहां भी आप देख सकते हैं और वहां पर भी NAD+ रीजनरेट होगा। तो देखिए मैंने बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन आपको बताया, ये NAD+ रीजनरेशन के ऊपर क्वेश्चन, इसको बड़े ध्यान से समझ लीजिए। मान लीजिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आपकी बॉडी में लैक्टेट फर्मेंटेशन हो रहा है, तो आपकी मसल में लैक्टिक एसिड इकट्ठा हुआ या लैक्टेट इकट्ठा हुआ। अब ये जो लैक्टेट है, बड़े ध्यान से देखिएगा, बड़े ध्यान से, ये उस कंडीशन में हो रहा होगा मसल में जब ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी कॉम्प्रोमाइज्ड है। तो आप जानते हैं जब आपकी मसल में इस तरह होता है फर्मेंटेशन तो लैक्टेट इकट्ठा होता है। अब हम ये कह रहे हैं कि ये जो लैक्टेट आपकी बॉडी में इकट्ठा हुआ ये डेंजरस है, टॉक्सिक है, दर्द करता है और भी नुकसान करता है। अब इस लैक्टेट को अब आप कहां लेके जाएंगे? जिस टाइम आप एक्सरसाइज रोकेंगे कहां पर लेके जाएंगे? लिवर में। तो देखिए मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन ढंग से करता हूं। एक बार दोबारा मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछने की कोशिश करता हूं, इस क्वेश्चन को समझिएगा कि मैं क्या पूछ रहा हूं। मैंने आपसे कहा कि आपकी मसल में लैक्टेट इकट्ठा हो गया। हुआ यह कि ऑक्सीजन की कमी थी या नहीं थी ऑक्सीजन, तो पायरुवेट से आपने क्या बना दिया? लैक्टेट बना दिया। क्यों? क्योंकि आप ग्लूकोज तो इस्तेमाल कर ही रहे होंगे और ग्लूकोज से पायरुवेट। एक चीज और बताता हूं, जो आप ग्लूकोज से जब ग्लूकोज 6-फॉस्फेट बनाते हैं तो इसी से आप ग्लाइकोजन सिंथेसिस करते हैं और जब स्टोर्ड ग्लाइकोजन को तोड़ते हैं तो ये ग्लूकोज 6-फॉस्फेट ही बनता है। तो ये वो स्टेप है जहां पर मसल अपने ग्लाइकोजन को यूज कर रही होगी। अब हमने ये कहा कि आपकी मसल में क्या इकट्ठा हो गया? लैक्टेट। अब मैं इसे कह रहा हूं कि ये टॉक्सिक है। जब आप रुकेंगे एक्सरसाइज करते हुए तो ब्लड इसको रिमूव करके लिवर में पहुंचाएगा और लिवर इससे फिर पायरुवेट बनाएगा। लिवर इससे क्या बनाएगा? पायरुवेट। तो वो पायरुवेट फिर आपको उस तरह से तोड़ना पड़ेगा जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस होगी। तो प्रॉब्लम क्या है कि अब की बार आपने पायरुवेट से लैक्टेट बनाया और पायरुवेट से फिर आपको अगर इसको इस्तेमाल करना था तो दोबारा क्या बनाना पड़ा? आपको पायरुवेट ही बनाना पड़ा। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने पायरुवेट से लैक्टेट बनाया जो टॉक्सिक है, इसका आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आपको जब इस्तेमाल करना होगा तो फिर क्या बनाना पड़ेगा? पायरुवेट। और इस बीच में कोई एनर्जी आपको मिली नहीं। तो जिस टाइम पर इस तरह की कंडीशन थी तो आपने पायरुवेट को लैक्टेट में कन्वर्ट करा ही क्यों? इसको आप ऐसे ही क्यों नहीं छोड़ दिया आपने? सो वो वजह यह है, ये NAD+ रीजनरेशन।
तो अगर आप बड़े ध्यान से देखें, ये NAD+ रीजनरेट करना पड़ेगा। और देखिए इस कंसेप्ट के ऊपर हमने मास्टर क्लास में काफ़ी बात की है, आप बड़े ध्यान से देखिएगा इधर कि जिस टाइम पर ये जो G3P है, ये जब 1,3 बाईफॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट होता है, वहां पर NAD+ चाहिए। अगर ये रिएक्शन चलना है तो NAD+ चाहिए। और ये याद रखिए कि जब तक ये नहीं बनेगा तब तक यहां पर ATP बिल्कुल नहीं बन रहा। इसका मतलब यह है कि अगर ऑक्सीजन की एब्सेंस है तो उस टाइम पे केवल ग्लाइकोलिसिस ही वो तरीका है जिससे आप ATP बना सकते हैं। और वो ATP अगर आप केवल ग्लाइकोलिसिस से बना सकते हैं तो उसके लिए कम से कम इस कंडीशन में ग्लाइकोलिसिस तो चलता रहे। और ग्लाइकोलिसिस चलता रहे, इसके लिए NAD+ की प्रेजेंस चाहिए। इसके लिए क्या चाहिए? NAD+ की प्रेजेंस चाहिए। और वो NAD+ रीजनरेट करने का काम ये फर्मेंटेशन करता है। तो इसलिए ये फर्मेंटेशन होता है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। दूसरी चीज ये है, यहां पर वो पूछ रहे हैं कि 13-14% के आसपास जब अल्कोहल का कंसंट्रेशन हो जाता है तो यीस्ट मर जाता है। तो नेचुरली फर्मेंटेड जो अल्कोहलिक बेवरेजेस हैं उसमें आप कितनी अल्कोहल परसेंटेज को एक्सपेक्ट करते हैं? तो आंसर वुड बी बिटवीन 10 to 15%, डिपेंड करता है। कुछ यीस्ट की ऐसी भी वेराइटीज है जो कि 18-20% तक भी हो सकता है, लेकिन जनरल रूल 10 से 15%। फिर वो पूछ रहे हैं कि इसके ऊपर जैसे विस्की है, ये सब चीजें हैं, इनमें कंसंट्रेशन 40-45% तक हो जाती है। हाउ इज इट पॉसिबल? सो द आंसर वुड बी बाय डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से आप अल्कोहल की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर सकते हैं। सो मुझे उम्मीद है ये वाला क्वेश्चन भी अब आपको समझ में आया होगा। ये जो फर्मेंटेशन के बारे में मैंने आपको बताया है कि यहां से क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं एरोबिक रेस्पिरेशन की। सो ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन है, बड़े ध्यान से समझिए, इसमें अब पायरुवेट को क्या जो फेट है वो ये होगा कि अब आप जब ऑक्सीडाइज करेंगे इसको तो टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, अब ऑक्सीजन की प्रेजेंस है, वो ऑक्सीजन है। और हम अगले वीडियो में देखेंगे कि व्हाट हैपेंस व्हेन द पायरुवेट अंडरगो ऑक्सीडेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। थैंक यू। प्ले स्टोर पे जाइए, नीट प्रेप टाइप करिए और नीट प्रेप का ऐप इंस्टॉल कीजिए और आज ही मास्टर क्लास से प्रैक्टिस करना चालू करिए।